Good morning, students. Welcome to the sixth lecture of the chapter Velocity and Acceleration in your book Dynamics, paper third. Today, I am going to explain you about the tangential, normal, velocity and acceleration. इसको आप हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखीय। टेंजेंशियल की हिंदी है स्पर्श रेखीय और नॉर्मल की हिंदी है अभिलंबिक। स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक वेग और त्वरण। तो सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स टेंजेंट और नॉर्मल, जो कि मैं समझता हूं आप लोगों के लिए नए वर्ड्स नहीं है, इन वर्ड्स का एक बार मीनिंग मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि टेंजेंट और नॉर्मल से क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप देखिए इधर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है भाई। इस डायग्राम में हमको दो एक्सिस दिख रही हैं, एक्स एंड वाई। ओके, एक कर्व दिख रहा है, देखिए ये वाला, ये एक कर्व, ये कर्व। वैसे तो हम अभी कहेंगे कि इस कर्व के अलग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पर चलिए हम पार्टिकल का जिक्र नहीं भी करते हैं, सिंपल इट इज ए कर्व। सपोज हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस में ये कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, या इसकी इक्वेशन पोलर भी हो सकती है आर थीटा में। तो अगर ये कोई भी कर्व है और ये इस कर्व का एक कोई भी पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, तब इस पॉइंट पर हम ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये कहलाती है टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P। क्या प्रॉपर्टी है इस लाइन की कि ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, टचेस। तो जो लाइन किसी कर्व को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है वो लाइन उस कर्व की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट कहलाती है। तो ये हमने यहां लिखा टेंजेंट एट P। और फिर दूसरी एक लाइन वो भी P से ही पास मतलब गुजर रही है, पास हो रही है, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। द लाइन एट P such that it is perpendicular to the tangent at P is called normal at the point P, या हम इसको कहते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट P। तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन इस कर्व का नॉर्मल हो गई। इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब, बिंदु P पर अभिलंब, और इसको हम कहते हैं बिंदु P पर स्पर्श रेखा। ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, देखिए इधर कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग चल रहा है, तो अब आप सपोज कीजिए एक पार्टिकल पिक्चर में लेके आइए दिमाग में, वो पार्टिकल इस कर्व पर ऐसे चल रहा है, या तो ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, किसी भी तरह से चल रहा है, और चलते चलते वो किसी इंस्टेंट मतलब किसी क्षण t पर वो P पर है, यानी जब हमने उसको देखा P पर उस समय टाइम t था, तब हम ये कह रहे हैं कि इस समय जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग दीज टू डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी के इन दो दिशाओं में जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं या जो जो घटक हैं या जो कंपोनेंट हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसी प्रकार इस समय यानी जब पार्टिकल P पर है तो इसका जो एक्सेलरेशन है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कहीं ना कहीं लग रहा होगा, उसके इन दो दिशाओं में जो घटक होंगे या रिजॉल्व पार्ट्स जो होंगे वो कहलाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश में लिखी है आपके सामने, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप देखिए, अब दिमाग में एक थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिक्सिंग हो रहा है हमारे दिमाग में, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले हमने क्या पढ़ा, किसी भी यही कर्व था मान लीजिए, और यही पार्टिकल मूव कर रहा था, यही पॉइंट था। हमने इस पॉइंट पर पार्टिकल के लिए बात की थी रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यानी हिंदी में अरीय वेग और त्वरण और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। तो वो इस समय कहाँ है, क्या वो अलग है या ये अलग है या दोनों
की बात अपन एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए इन सारी बातों को मैंने एक अलग डायग्राम में आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए बेटा, ये मैंने अलग से डायग्राम बाद में सोच के बनाया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। देखिए आप यहाँ पर मैंने चारों डायरेक्शन शो की है। देखिए इधर ये एक कर्व है, लेट दिस इज द कर्व। ओके, यहाँ पर इस कर्व के अलोंग पार्टिकल चल रहा है और ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर पार्टिकल एट द टाइम टी है ना। अब इस पॉइंट के मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दिया आर थीटा। अब आपको कंफ्यूज नहीं करना कि उस डायग्राम में सर ऊपर वाले में आपने एक्स वाई एक्सिस बनाई थी, हम चाहते हैं एक इधर देखिए आप ये एक्सिस दिख रही है आपको, इसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं और इसी को हम इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं। और वाई एक्सिस आप चाहो तो यहाँ बना लो, ऐसा नहीं कि वाई एक्सिस यहाँ नहीं है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस बना लेते हैं अपन। तो अगर वाई इन इन एक्स यहाँ पर एक्सिस अगर मैं एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट में एक्स वाई कह दूंगा, और अगर मैं वाई एक्सिस को हटाकर केवल इस लाइन को इनिशियल लाइन मानूं तो मैं इसके कोऑर्डिनेट पोलर में आर थीटा भी कह दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द सेम पॉइंट एंड दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम आर थीटा लिख सकते हैं, आर थीटा से हम एक्स वाई लिख सकते हैं, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ मूल बात क्या है कि ये समझना कि इस पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन एक साथ कैसे समझ में आती है। देखिए इधर मैंने आपको क्या बताया था लास्ट सन पे, रेडियल डायरेक्शन का मतलब होता है ओ से पी को जो हम ज्वाइन करते हैं, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर, इस ओपी की दिशा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मतलब if I produce OP in the OP direction, then this direction is called radial direction at P। ये P पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वो कहलाती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट P, यानी हिंदी में अनुप्रस्थ दिशा, ठीक है। फिर टेंजेंट नॉर्मल का तो मैंने आपको कंसेप्ट अभी भी एक्सप्लेन किया, और ये तो हमारा पुराना कंसेप्ट है। टेंजेंट का मतलब द डायरेक्शन विच इज अलोंग द टेंजेंट। देखिए इधर ये जो लाइन आपको दिख रही है इधर, ये डॉट 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 जहां मैं माउस चला रहा हूँ, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पी, क्योंकि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है। और वो डायरेक्शन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, देखिए इधर ये लाइन जो है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाएगी नॉर्मल एट पी। तो अब सिंपल सी बात हो गई कि वही पार्टिकल है साहब, वही कर्व है। तो जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इन डायरेक्शन में निकालते हैं तो ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और जब हम उसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इन डायरेक्शन में निकालते हैं तो ये कहलाते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर्मूलेस की। तो पहला फॉर्मूला जो आपको यहाँ दिख रहा है बॉक्स में, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी। देखिए क्या फॉर्मूला है, पी पर कण का स्पर्श रेखीय वेग इज इक्वल्स टू ds बाई dt, है ना, और नॉर्मल वेलोसिटी एट p इज इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ा सा एक नयापन यूं है कि भाई कोई किसी का फॉर्मूला 0 भी हो सकता है क्या। तो देखिए हो सकता है, मैं आपको अभी इसका एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिए आप जैसे इधर देखिए, मैं आपको ये डायग्राम पहले भी समझा चुका हूं। इधर देखिए आप, यहां मैंने दो छोटे छोटे डायग्राम अलग बनाए हैं। ये मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी पार्टिकल का, यहाँ पर मैंने कर्व वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंपोनेंट समझना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे फोर्स हो, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो वो कंपोनेंट जो कि क्वांटिटी से थीटा एंगल बनाते हुए दिशा में लिखा जा रहा है, एक तो थीटा एंगल बनाते हुए दिशा में है और फिर दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। तो जो कंपोनेंट एंगल के साथ एडजेसेंट है वो तो इसके साथ
कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी, यानी v इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। और जो कंपोनेंट अदर देन एंगल वाला है, यानी जो इस कॉस वाले के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट साइन लगा के आएगा। क्लियर? ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आप इधर देखिए, मान लीजिए इस फिगर में, ऊपर वाले फिगर में, ये v डायरेक्शन, या यूं समझ लीजिए कि ये v डायरेक्शन, मान लीजिए मैंने इस वेलोसिटी वेक्टर को इधर टिल्ट करना शुरू कर दिया नीचे की ओर, यानी पहले ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे वेलोसिटी घूमते घूमते इधर आ गई, है ना? या यूं कहना चाहिए, देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या फर्क है? इस डायग्राम में ये वेलोसिटी इधर लग रही है, और मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं कि अगर यहां वेलोसिटी एक्ट कर रही है तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालो, एक तो खुद इसी की डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखिए आप, कभी भी रिजॉल्व पार्ट्स की जब बात होती है तो अगर एक डायरेक्शन में पता है तो दूसरी डायरेक्शन में फिर अपने आप उसके परपेंडिकुलर ही लेनी पड़ती है। यहां पर एक दिशा कौन सी हो गई? v का रिजॉल्व पार्ट निकालना है अलोंग इटसेल्फ, यानी कि इसकी खुद की दिशा में निकालना है, और दूसरा फिर इसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा? डेफिनेटली इस केस में ये थीटा इज 0, क्योंकि अब आप क्या सोचोगे कि v का कंपोनेंट जिस दिशा में निकालना है वो दिशा v के साथ कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पर v का कंपोनेंट v की ही दिशा में निकालना है, तो एंगल थीटा इज 0। तो कंपोनेंट क्या बन गया बताओ? इसमें थीटा की जगह रखूंगा मैं 0, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये v का कंपोनेंट खुद इसकी दिशा में कितना आ गया? v cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब v cos 0 इक्वल्स टू v, और वो होना भी चाहिए, इट इज वेरी नेचुरल कि हम ये कह रहे हैं कि भाई इस v का कंपोनेंट खुद इसकी दिशा में कितना है, तो वो खुद के इक्वल होगा v, और इस v का कंपोनेंट इसकी खुद की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा? v sin 0 इक्वल्स टू 0। तो ये बात एक ध्यान से याद करने के लायक बात हो गई कि किसी भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का खुद की दिशा में कंपोनेंट वो क्वांटिटी खुद होती है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई। अब आप देखिए, लास्ट टर्म पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? लास्ट जब मैंने आपको रेडियल वेलोसिटी का बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल है, चलता हुआ है, तो इस समय इसके वेग की दिशा किधर होगी? याद कीजिए आप। हाँ, इसके वेग की दिशा किधर होगी? इस बिंदु पर अलोंग द टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पर जब पार्टिकल मान लीजिए ऐसे चल रहा है ऊपर की ओर, तो इस पॉइंट पर इसके वेग की दिशा इस टेंजेंट के अलोंग लग रही है, यानी यहां पर v यहां एक्ट कर रहा है। तो वही वाली सिचुएशन हो गई कि यहां v एक्ट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग इटसेल्फ हो जाएगा v, और इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर यानी अलोंग द नॉर्मल हो जाएगा 0। दैट्स व्हाई नॉर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इज सेम एज वेलोसिटी, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, और ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इटसेल्फ की। तो आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या लिखा? टेंजेंशियल वेलोसिटी एट p इज सेम एज v, और यहां पर v का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ds/dt। इसके अंदर एक नई बात हमें समझनी है कि साहब, पहले जब हमने यहां लिखा था रेडियल वेलोसिटी एट p, तब तो हमारा फॉर्मूला था dr/dt। तो ध्यान से समझना, दोनों को मिक्स मत करना। रेडियल वेलोसिटी का मतलब, रेडियल के अंदर देखिए वर्ड ही आर आ रहा है, रेडियल की स्पेलिंग इससे स्टार्ट होती है आर, तो रेडियल वेलोसिटी में dr/dt आएगा। और वहां आर का मीनिंग क्या होता था? आर का मतलब था लेंथ ओपी। देखिए अब इधर, ये आर का मतलब ये था, ओ से पी की लेंथ, इसको हम आर बोल देते। लेकिन जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो एस का मतलब कुछ और होता है। ये एस का मतलब होता है आर्कुअल लेंथ, मतलब चापीय लंबाई। तो इधर देखिए आप, मान लीजिए जब मैंने आपको क्या कहा कि पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, ओके, तो ये किसी टाइम पर p पर है, तो इस समय
P बिंदु की इसी कर्व पर स्थित किसी भी एक फिक्स पॉइंट जो कि हमने एज्यूम कर लिया है से आर्कवल लेंथ को हम s बोलते हैं। ठीक है, ये सेम चीज आपने डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स नामक चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी कैलकुलस में। तो ये देखिए आप, ये कर्व है, इस कर्व पर a इज एनी फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच वी आर मेजरिंग द आर्कवल लेंथ ऑफ अदर पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो P पॉइंट की A से चापीय लंबाई S है, जहां A कर्व का कोई फिक्स पॉइंट है। तो S का मतलब देखिए इसमें ये है। फिर आप देखिए यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले हम आ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले तो हमारे थे वेलोसिटी के, अब फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो देखिए अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा ये है dv/dt, v का अवकलन t के रेस्पेक्ट में। फिर v की जगह पुट कर दिया मैंने ds/dt, देखिए यहां से। तो अगर मैं यहाँ पर v की जगह ds/dt पुट कर दूं तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ ds/dt, दैट इज d2s/dt स्क्वायर। फिर देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट p का एक थर्ड वेरिएंट फॉर्मूले का, वो ये है v dv/ds। तो यहां पर मैंने मतलब आपको रीजन बताया है कि हाउ dv/dt इज सेम एज v dv/ds। तो देखिए इधर आप dv/dt इज इक्वल टू dv/ds इंटू ds/dt, ये मैंने ऐसा लिख दिया कैलकुलस से। और फिर इस ds/dt की जगह मैंने v पुट कर दिया, तो v पुट करके मैं इसको आगे लिख लूंगा, तो ये बन जाएगा v dv/ds। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट p तीन तरह से लिखा जाता है, इनमें से कोई भी एक हम क्वेश्चन को करते समय यूज करेंगे। कौन सा करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, और फिर देखिए फोर्थ फॉर्मूला नॉर्मल एक्सेलरेशन एट p, इट इज v स्क्वायर बाई रो, वेयर रो इज ds बाई d शाई। और रो आपका एक पुराना सिंबल है, ये कहलाता था रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट p, यानी कि इस कर्व की p पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या, इसी को हम बोलते थे रो। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई रो। ठीक है, इसमें v जो है वो आपका ये वाला v है, ये v जो यहाँ आ रहा है ds बाई dt, यानी यहाँ पर v कौन है? ds बाई dt, और रो कौन है? ds बाई d शाई। फिर देखिए पर्टिकुलर केस है ये, आई होप ये आप कर लोगे, मैं भी थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर आप सीधे इस क्वेश्चन पे आइए, मेरा पर्पस ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए अब इधर फटाफट इस क्वेश्चन में क्या है साहब, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक कर्व के अलोंग सच दैट, देखिए ये लाइन होल्ड कर रही है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया, और ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ लिख रहा है ना अपन, सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल, तो ये हमें इक्वल गिवन है। और एक और बात हमें गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब यहाँ एक नई बात है जो मैंने, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि सब एंगुलर वेलोसिटी वर्ड हमारे पास पहले आ चुका है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पहले दे चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा d थीटा बाई dt। आप तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके बताया था, आप याद कीजिए, मैंने आपको वहां स्पेशली एम्फेसिस करके बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, ये दोनों सेम चीजें हैं, और ये दोनों किसको डिनोट करती हैं? d थीटा बाई dt को। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ लिखा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट, एंगुलर वेलोसिटी नहीं लिखा है सिंपल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट। तो जब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट होगा तो d शाई बाई dt, इससे अभिप्राय क्या लेंगे हम? d शाई बाई dt, क्योंकि टेंजेंट क्या एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से? शाई। शाई कौन है? एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस। देखिए अब इधर अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये टेंजेंट जो आपको यहाँ दिख रही है, ये दिख रही है आपको टेंजेंट, इस टेंजेंट को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूं तो ये एक्स एक्सिस को मीट कर जाएगी, और इसके द्वारा जो फिर एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो कहलाता है शाई। ये हमारा वेल नोन एंगल है, हम जानते हैं इसको। तो हमको ये दो बातें गिवन है, पहली बात कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर सेम, और दूसरी बात d शाई बाई dt इज कांस्टेंट, है ना, इसको मैंने ओमेगा मान लिया है। तो फिर हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कर्व, यानी कि
जिस कर्व के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए आप इसको हम कैसे करेंगे, इधर देखिए आप, इस बात को मैंने इक्वेशन में लिख लिया 1। अब 1 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कैसे किया कि मैंने क्या किया, देखिए आप, ये वाला v मैंने यहाँ v स्क्वायर से एक v से कट कर दिया, तो यहाँ केवल एक v बचेगा, v बाई रो, और रो को लिख लिया मैंने ds बाई डी शाई। ओके, अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, देखिए इधर इंप्लाइज लगा के, तो यहाँ पर मैं और क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ये ds और ds में कैंसिल मान रहा हूँ दोनों तरफ, और अपॉन वाला डी शाई ऊपर आ जाएगा, और ये v में फिर लेफ्ट में ले गया। कुल मिला के मैंने इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट कर दिए डी एस को कैंसिल मानते हुए। फिर मैंने यहां पर इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, dv बाई डी इंटीग्रेशन इज log v, डी शाई का इंटीग्रेशन शाई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहां लिया log c। ये अक्सर हम करते हैं, आपको पता होगा। ऐसा क्यों किया, ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई वे में लिख सकूं। तो ये यहां से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर v की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया ds बाई डी टी, क्योंकि v मैंने ऊपर क्या बताया, v इज ds बाई डी टी। तो इसको, ये एक्चुअली नंबर 3 आप इसको डालना, इसकी जगह इसको डाल देना। ओके, फिर देखिए मैंने लिख रहा हूं नाउ डिवाइडिंग 3/2, 3/2 का मतलब 3 रिलेशन में सेकंड रिलेशन को डिवाइड करने पर, तो ये 3 है। ओके, ds बाई डी टी में डिवाइड लगाऊंगा मैं डी शाई बाई डी टी का, तो आप चाहो तो इसको लगा के बता देना। जब ds बाई डी टी ऊपर और इसके डिवाइड में डी शाई बाई डी टी आएगा, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट रिमेन्स ds बाई डी शाई, और राइट हैंड साइड में c इंटू ई टू द पावर शाई अपॉन ओमेगा। फिर मैंने फर्दर इसमें डी शाई को इधर भेज दिया, फिर मैंने इसका दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन अगेन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s and integration of d psi is the integration of e raised to power psi d psi is e raised to power psi, c upon omega is constant and beta is another constant। तो कुल मिला के ये जो मेरे पास लाइन आ रही है, यही कहलाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ। इस इक्वेशन में तो आपको कुल मिला के क्या याद रखना है कि जब हम टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को लेकर पाथ की इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो वो पाथ की इक्वेशन मेरी एस और शाई में आती है। इसके पहले किस में आई थी, आर थीटा में। यानी पाथ की इक्वेशन एक्स वाई में भी आ सकती है, आर थीटा में भी आ सकती है, एस शाई में भी आ सकती है, डिपेंड्स विच फॉर्मूलेज वी आर यूजिंग। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कीजिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।